नर्सिंग नोबल प्रोफेशन में आप सभी का दिल खोल के स्वागत। निडल स्टिक इंजरी से रिलेटेड NSI बोला जाता है, जिसको निडल स्टिक इंजरी कैसे होती है। निडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हेल्थ वर्कर्स को होती है जो हॉस्पिटल में काम करते हैं। अब कैसे होती है, कौन कौन सी जगह हो सकती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट से होती है, हमारे को क्या प्रिकॉशन यूज़ करना चाहिए, क्या क्या सावधानियाँ यूज़ करना चाहिए, आज क्या क्या सावधानियाँ और एक्सपोजर आप निडल स्टिक इंजरी होने के बाद, निडल स्टिक इंजरी से एक्सपोजर होने के बाद में हमारे को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। निडल स्टिक इंजरी होने के चांस से ज़्यादा कौन कौन से एरिया में होता है। OT के अंदर हम काम करते हैं तो वहाँ पे शार्प इंस्ट्रूमेंट जैसे कि सीजर है। सूचर के लिए हम जो नीडल यूज़ करते हैं, नीडल को यूज़ करने के बाद में उस नीडल को प्रॉपर प्लेस में नहीं रिप्लेस करते हैं तो वो नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है। सिरिंज से हो सकती है। ये तो OT में हमारे पास निडल स्टिक के चांसेज हो जाती है। जो हमारी ग्रीन शीट यूज़ करते हैं, क्लीन शीट यूज़ करते हैं, उनमें जैसे कि निडल को उसके ऊपर रख दिया, उसमें हम जो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है इसमें देखिए, जैसे IM इंजेक्शन, IV इंजेक्शन लगाते टाइम हम निडल को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमारा स्टिक होने के चांसेस ज़्यादा, इंजेक्शन लगाते टाइम निडल स्टिक इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। निडल को इंजेक्शन लगाने के बाद में रिकेप करते समय हो जाता है, जिसमें हमारे को स्टैंडर्ड प्रिकॉशन रिकेप कभी नहीं करना है। ओल्ड टाइम में रिकेप करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में निडल इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद में निडल को अलग से रिमूव शार्प में करना है और जो निडल के ऊपर केप आता है उसको रेड वाले कंटेनर के अंदर हमारे को डिस्कार्ड करना है। थर्ड थिंग होती है कि जब ब्लड सैंपलिंग, लेबोरेटरी में काम करते हैं तो ब्लड सैंपलिंग लेते हैं तो वहाँ पे भी निडल स्टिक में होने के चांसेस होते हैं, जो आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज़ है, हम जैसे कि स्पाइन का प्रोसीजर करा रहे हैं, जैसे कोई स्पाइनल सैंपल लेना है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो ये प्रोसीजर होने के, इस प्रोसीजर में क्या स्पाइनल निडल यूज होती है जो शार्प होती है। जहाँ जहाँ शार्प होती है, जैसे सर्जिकल ब्लेड यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हमारे को सावधानियाँ बरतनी है, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं निडल स्टिक। IV कैनुलाइजेशन करते समय भी निडल स्टिक इंजरी होने का चांसेस हो सकते हैं, जिसको जो स्टाफ IV कैनुलाइजेशन कर रहा है वो प्रॉपर अपने शार्प को डिस्कार्ड करे। डॉक्टर अपना प्रोसीजर कर रहा है तो शार्प को तो श्योर शार्प और एम्पुल को प्रॉपर डिस्कार्ड करे। इसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि प्रोसीजर मैंने परफॉर्म किया है, बायोमेडिकल वेस्ट अदर स्टाफ या हाउसकीपिंग स्टाफ उसको डिस्कार्ड कर रहा है, तो उस स्टाफ को ज़्यादा चांसेस होते हैं, निडल स्टिक इंजरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब निडल स्टिक इंजरी एक जो हमारे डायलाइसिस करते हैं, डायलाइसिस में निडल यूज़ किया जाता है, तो डायलाइसिस में भी प्रॉपर मशीन के ऊपर हमने निडल रख दी तो वो दूसरे स्टाफ को हो सकती है, उसको भी हमारे को प्रॉपर मैनेज करना, वहाँ भी चांसेस ज़्यादा होता है। इमरजेंसी में ज़्यादा क्राउड होता है, जहाँ पे ज़्यादा क्राउड वाला एरिया होता है इमरजेंसी में, वहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर को अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके काम करना चाहिए। वहाँ पे निडल स्टिक इंजरी होने के ज़्यादा चांस होता है। इमरजेंसी में ज़्यादा होता है, एक तो भीड़ होती है, दूसरा फास्ट काम करना होता है और मोर पेशेंट होते हैं, तो मोर पेशेंट में हमारे को मेडिसिन वगैरह एडमिनिस्ट्रेशन करने में हम फास्ट के चक्कर में खुद को हार्म कर लेते हैं, तो इस चीज़ का भी हमारे को ध्यान रखना चाहिए। अब निडल स्टिक इंजरी का मैनेजमेंट कैसे करें, आपको ये मेरे पीछे जो स्लाइड है इसमें मैनेजमेंट के बारे में टॉपिक टू टॉपिक बताया गया। जिसको भी निडल स्टिक की इंजरी हो गई तो उसको सबसे पहले अपने आप को शांत रखना है, कूल एंड कलामी रखना है। जो होना था वो हो गया। अब नेक्स्ट अपने
जहाँ से नीडल स्टिक को इंजरी हुई है, ब्लीडिंग हो रही है, उस पार्ट को एक्सक्यूज नहीं करना है, दबा के नहीं रखना है उस पार्ट को। वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग आप होने दीजिए। उसको आप रनिंग वाटर में सोप एंड वाटर के साथ आपको 10 से 15 मिनट तक वॉश करना है अच्छे से। फिर अपने ही डिपार्टमेंट के सीनियर पर्सन को इन्फॉर्मेशन देना है। जो सीनियर आपको फॉलो करने के लिए बोले वो इंस्ट्रक्शन। सबसे बेस्ट हेल्प आपका डिपार्टमेंट का सीनियर पर्सन आपकी सबसे हेल्प करेगा। सबसे पहले आप अपने डिपार्टमेंट पे बताओ, देन फिर आपको माइक्रोबायोलॉजी में इन्वेस्टिगेशन करवाने हैं। आपको विद इन 24 आवर के अंदर टीटी लगवाना है। जो भी आपको माइक्रोबायोलॉजी के डॉक्टर या माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से इंस्ट्रक्शन मिले वो आपको फॉलोअप करवाने हैं। डू नोट क्या क्या नहीं करना है। आपको एक्सक्यूज नहीं करना है। मुंह के अंदर अंगुली नहीं लेना है। ये से अंगुली जैसे लग गया मुंह में ले लिया। कंप्रेस करने से, मुंह में लेने से हमारा इन्फेक्शन क्या होता है कि वो ब्लड के अंदर मिक्स होता है और सिस्टमेटिक हमारी बॉडी में चला जाता है। तीसरी चीज़ आपको फॉलोअप करना है। अब आपकी कहीं नीडल स्टिक इंजरी होती है, पेशेंट साइड हो रही है, तो आपको क्या करना है इससे? आपके वायरल मार्कर करवाने, और पेशेंट के वायरल मार्कर का आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पेशेंट के वायरल मार्कर भी आपको करवाना होगा। उससे क्या आपको चांसेस बहुत कम होता है। भाई पेशेंट नेगेटिव है तो फिर भी आपको जो डॉक्टर बोले वो आपको ट्रीटमेंट लेना है। ट्रीटमेंट लेने से एक तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी, हमारे अंदर इम्यूनिटी का फॉर्मेशन होता है, जिससे नेक्स्ट टाइम भी एक्सपोजर हो तो हमारे को ध्यान रखना है। अब हमारे को एक चीज़, हॉस्पिटल में काम करते हुए हेल्थ वर्कर को सबसे ज़्यादा एम्पुल ब्रोकन अपने हाथों से करते हैं तो अंगुली में इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पैरों में लगने के ज़्यादा चांस होते हैं। ये आपको अच्छे शू कवर, शू पहन के इनको बचा सकते हो। जो एम्पुल की इंजरी होती है, जैसे हम ओटी वगैरह में या कोई प्रोसीजर करवा रहे, गलती से शार्प इंस्ट्रूमेंट जैसे सर्जिकल ब्लेड हाथ से छूट गया, हमारे पैर पे गिर जाता है, तो हमारे जूते होते हैं वो प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अच्छे वाले जूते होते हैं, तो इसलिए हम इस एजार्ट से बच सकते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट का प्रॉपर शार्प कंटेनर में शार्प जाना चाहिए। 1/3 फिल होते ही उसको डिस्कार्ड करना चाहिए। बॉडी पार्ट है, बॉडी का वेस्ट है, ये टोटल ब्लड प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे ब्लड बैग है, ये हमारे को येलो में डिस्कार्ड करने चाहिए। जितनी भी प्लास्टिक है वो हमारे को किस के अंदर करना, डिस्कार्ड करना चाहिए, रेड डस्टबिन के अंदर, और जो प्लेन है वो ब्लैक के अंदर। एम्पुल है, इनका आजकल कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड के अंदर डिस्कार्ड करना होता है। अब कितने % एक्सपोजर होने के बाद में चांसेस होते हैं, जैसे कि HIV होता है वो 0.3% चांसेस होता है। हेपेटाइटिस बी होता है वो 20 से 30% चांसेस होता है। हेपेटाइटिस C होता है वो 10% चांस होता है। 0.3 का मतलब हो गया HIV 1000 नर्स एक्सपोजर, नर्स या हेल्थ वर्कर एक्सपोजर होते हैं, उनमें से 3 को HIV होने के चांस होते हैं। हेपेटाइटिस बी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो इस चीज़ का हमारे को ध्यान रखना होता है। जितने भी हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं उनके पास या तो हेपेटाइटिस टाइटर की रिपोर्ट होती है वो <1 होनी चाहिए, या उनको हॉस्पिटल में वर्क, जितने भी वर्कर है उनको सबको हेपेटाइटिस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, उससे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बनती है। मैं तो रिकमेंडेड करूँगा जो भी नर्सिंग के स्टूडेंट है फर्स्ट ईयर का भी, उसको भी हेपेटाइटिस लेना चाहिए। क्यों, वो भी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस के लिए जाते हैं और ट्रेनिंग टाइम में ऐसी चीज़ें ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा है। और जो बायोमेडिकल वेस्ट कलेक्शन करते हैं
उन लोगों को भी जो बायोमेडिकल से मिलते हैं, ग्लव्स अच्छे वाले ग्लव्स पहनने को मिलते हैं, बड़े वाले शू पहनने को मिलते हैं, वो प्रॉपर बायोमेडिकल का अपना जो किट मिलता है वो पहन के ही बायोमेडिकल को हैंडल करें, जिससे हम शार्प इंजरी से, निडलिस्टिक इंजरी से बच सकते हैं। ये मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट कैसे हैंडल करते हैं इसका वीडियो आपको पार्ट सेकंड में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।